नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजिया निगार साफ़ी जनाब मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं और मियाँ शाहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। मगर सवाल का आगाज़ मैं करता हूँ। बेग साहब, बहुत दिनों से हम प्रोग्रामों में भी इकट्ठे बैठ रहे हैं। एक अजीब सिलसिला है, एक बुरानी जो हमें नज़र आता है, जो शायद 2018 से आनवर्ड चला। पहले भी खैर अल्लाह खैर रखे बुरानी था, मगर नौ ये और ज़्यादा कम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। आज एक फैसला भी आ गया, वकला बाहर आना चाह रहे हैं, KPK आप देख रहे हैं, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। इज देयर एन एंड टू दिस ऑल मैडनेस विच वी आर वॉचिंग राइट अक्रॉस? बेग साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली मैं भी बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि इस मुल्क को, जो कि न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर की वजह से ही सारे जो लोग दुश्मन बने इस मुल्क के, उसमें बाहर वाला तो आके शायद यहाँ पे कुछ ना कर सके, लेकिन जो उनके लोकल एजेंट्स हैं वो बहुत सी जगहों पे बैठे हुए हैं। उनका बेसिक एजेंडा ये है कि मुल्क कभी स्टेबलाइज ना हो, इकोनॉमी वाइज ये कभी स्टेबल ना हो सके। पॉलिटिकली अगर ये स्टेबलाइज होता है तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी, आपके हालात बेहतर होंगे, कोई बाहर से भी आ जाएगा, कोई अंदर वाले भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, कोई कारोबार चल पड़ेगा। तो उस एजेंडे पे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है। अब जरा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है और हमारे इक़्तिदार में लोग हैं वो फ्यूचरिस्टिक प्लान से आ रही हैं। उनको देखिए, चेस गेम होती है। चेस गेम में जब भी आप कोई मूव करते हैं तो अगली 5-6 मूव्स आप सोच कर चलते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बादशाह के सामने भी आप कौम खड़ा कर देते हैं, एक सिपाही खड़ा कर देते हैं और वो हिल नहीं पाता। तो यहाँ पे प्लानिंग का फुकदान था। आपने कहा कि इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान से माशाल्लाह मनूवर्ड होते हैं, वो किसी का भी हो। लेकिन इस बार ये हुआ कि वो मनूवरेबिलिटी जो थी वो जीरो निकली, वो प्लान जीरो निकला। आपका ख्याल था कि इलेक्शन करवाएंगे और एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक स्टेबल पाकिस्तान का ख्वाब आपने देखा, जो कि इलेक्शन के बाद चिकना चूर हो गया। उसमें प्लानिंग मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ चाहता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकूँ। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान का भी बयान आया कि वो इस तरमीम के साथ नहीं जा रहे, नंबर 1। नंबर 2, आज कानून आ गया है, क्या लोगों की वफादारियाँ तब्दील होती नज़र आ रही हैं, कानून बनता नज़र आ रहा है, और फिर उसके नतीजे में क्या हो सकता है अगर वकला मुतारक होते हैं? बेग साहब देखें काजी साहब, कानून पहले भी मौजूद था। कानून को उन्होंने सिर्फ रीराइट कर दिया था अता बंदियाल एंड कंपनी ने। जी कि सर, आप किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप वोट दें और आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में हमारे लॉ में ये मौजूद है, अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आपका वोट तो गिना जाएगा, लेकिन आपके खिलाफ एक्शन लेके आपको डीचीट किया जाएगा। ठीक। तो वो एक चीज मौजूद है। अब मौलाना साहब की बात आप कर रहे हैं, मौलाना साहब ने ट्रेन मिस की। मैं ये समझता हूँ कि अब भी मौलाना साहब की बहुत वैल्यू है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो अगर इसमें थोड़े से उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से गलत प्ले किया, उनको गवर्नमेंट के साथ और पार्लियामान के साथ और अगेंस्ट दिस फितना और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन, मौलाना हमेशा उनके खिलाफ लड़ते हैं, आपके और मेरे खिलाफ नहीं लड़ते। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, फैसला तो आ गया बेग साहब, लेकिन क्या आपको ऐसे वोट नजर आ रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं पीटीआई से या आजाद अरकान से? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जिसको अगर आप दूसरा नाम दे हॉर्स ट्रेडिंग का, तो वो तो सदियों से हमारी नस्ल में शामिल है, हमारे ब्लड में शामिल है। बिल्कुल वोट मिलेंगे। आज़ाद लोग जो हैं वो चाहेंगे कि वो हुकूमत के साथ जाएं, क्योंकि पीटीआई के बहुत से लोग ऐसे इलेक्ट हुए हैं जिनका पीटीआई से कोई वास्ता नहीं है। अपॉर्चुनिस्ट, कोई टिकट नहीं ले रहा था, उन्होंने दे दी टिकट, वो इलेक्ट हो गए। इमरान खान का वोट सर, कितने वोट मिल सकते हैं हुकूमत को? देखिए, वो फैसला अभी रिजर्व सीटों का भी पड़ा हुआ है, जिसपे अयाज सादिक साहब ने एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ है। अगर वो वोट भी शामिल हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को पीटीआई के वोटों की जरूरत पड़ सकती है या मौलाना साहब के वोटों की जरूरत पड़ सकती है।
लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि ये अमेंडमेंट फौरी तौर पर लाना चाहते हैं, 20-22 दिन चीफ जस्टिस साहब फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के, ये उससे पहले ये तरमीम लाना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल में अब इजीली ले आएंगे। बेग साहब, क्या आपको काजी फायज ईसा साहब कंटिन्यू करते नजर आते हैं, चाहे एज 68 हो जाए या चाहे उन्हें आईनी अदालत का हेड बना दिया जाए? बिल्कुल सर, नजर आ रहे हैं, आपको पसंद हो या किसी और को ना पसंद हो, लेकिन वो कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर। सर, कल एक इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज है और सीएम केपी के कहते हैं कि मैं आकर रहूंगा, और इतलात ये हैं कि अगर वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इतलात ये भी हैं कि बड़ा इंतहाई इकदाम भी हो सकता है, अगर वो नहीं रुकेंगे तो केपीके में कोई गवर्नर राज की सूरत हाल भी लग सकती है। तो आपके पास क्या खबर है सर? देखिए, वो जो वजीर आला साहब हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो तो किसी स्टेबल आदमी की गुफ्तगू इस तरह होती नहीं है जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। वो जिस चेयर पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा नहीं है, ये उस चेयर की भी तौहीन है कि आप इस तरीके से बात करें। वो सिर्फ बानी का क्योंकि एजेंडा है कि पाकिस्तान में हर वक्त एक एहतजाज या फसाद रहे जिसमें कोई ना फॉरेन इन्वेस्टर आ सके ना लोकल इन्वेस्टर आ सके, वो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वफाक ने और पंजाब ने नेचुरली वो 3 बार आ चुके हैं, और जिस किस्म की वो एक रियासत की पूरी मशीनरी को साथ लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक खाना जंगी की सूरत हाल है कि अगर उस सूबे की पुलिस या हमारे पंजाब या फेडरल की पुलिस आमने सामने आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए। उनको उनके जहन में सिर्फ बानी पीटीआई को खुश करना है जो वो कहता है, तो उस सूरत में हालात खराब हो सकते हैं। यस, आपकी बात ठीक है, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने उनको चांस दे दिया पंजाब में इंटर होने का। शायद वो कल, क्योंकि आगे के हालात इस किस्म के बन रहे हैं जी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है, वो उसके डेलीगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे हालात में बानी का ख्याल होगा कि कोई 2-4 डेड बॉडीज मिल जाएं, एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाए, और ये इस किस्म का हो कि ये जो बाहर से हमारे मुल्क में सरबराहान ममलकत में आना है वो ना आ सकें। तो नेचुरली गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको रोका जा सके और वो हालात ना बने जिसका वो बनाना चाह रहे हैं। बेग साहब, आपने शुरू में जब बात सर, का आज आगाज किया फैसल और वाटा आपका साहब ने ख्याल, बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में भी फौज ने चाहा था और उन्होंने कोशिश की थी कि आईपीपीज का मसला हल किया जाए, उस वक्त पीटीआई के कुछ लोग आड़े आ गए, और अभी भी जो हुकूमत है उस वो सरफरिस्त है और आईपीपीज में, तो फौज ने अपने बंदे को टांग दिया। इनकी क्या मजाल है? क्या आप समझते हैं कि फौज वाकईतन आईपीपीज के मामले में कोई बड़ा इकदाम करने जा रही है? अच्छा, ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि आईपीपीज के ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज कह लीजिए, उन्होंने तकरीबन 1-1.5 माह से काम शुरू किया हुआ था, और वो मुख्तलिफ आईपीपीज के सरबराहान से मिले। देखिए, आईपीपीज में 1 या 2 को छोड़ दीजिए, बाकियों ने इतना कमाल लूटा इस मुल्क से कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो आप रात को शायद सो ना पाएं, और ये गरीब लोगों का माल है, आपका, मेरा, और सब पे डिवाइड हो रहा है। तो उस पे फौज ने बहुत काम किया, रियलिस्टिकली अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। इन लोगों ने आईपीपीज का असल में जो ब्रेन चाइल्ड है उसका नाम है नदीम बाबर, जिसकी 2 है। ये सबके पीछे, आईपीपीज के पीछे ब्रेन उसका, और वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एडवाइजर था उनका और करता धरता था। तो आईपीपी पे जो काम हो रहा है, इन्होंने फेक इंटरनेशनल ऑनरशिप रखी हुई है, बेनिफिशियरी असल में ये सारे लोकल हैं। तो अभी देखें, जुल्म ये है कि कैपेसिटी चार्जेस इनके, मैं आपको 2-4 बड़े नाम बता दूं, वो अगर 1 मेगावाट या 1 किलोवाट भी पैदा उनका प्रोजेक्ट कर रहा हो तो वो जस्टिफाई होंगे। पिछले 10 साल से कई ऐसे हैं जो खरबों सर, क्या ये लूटा हुआ माल वापस भी आएगा या सिर्फ बातें सुनेंगे हम? देखें, ये बड़ा माफिया है, इन्होंने बहुत, देखें, एक बंदा एक आईपीपी लगाता है और उसने साथ में 6 और लगा लिए उसी पैसों से, और प्लांट चलते नहीं है। आप कैपेसिटी चार्जेस में बिलियंस ऑफ रुपीस दे रहे हैं, माल वापस कोई नहीं आना। इन लोगों ने बाहर ह्यू एंड क्राई करके वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, इंटरनेशनल फॉर्म पे लिखा है जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। असल में
तो ये पाकिस्तान से ब्लैकमेलिंग है, इन गरीब लोगों से माल लूटा इन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रही है, इनको पूरा इनका कट्ठा छट्ठा बता रही है कि तो ये सर देखें, आईपीपीज में तो वजीर आजम के जो साहबजादे हैं उनका भी आईपीपी है, तो वो भी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, क्या उनको विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, रजाकाराना तौर पे छोड़ दें, मिसाल कायम करें? मुझे उनका मैं बताऊं, वो उन्होंने आईपीपी उस तरह नहीं लगाया हुआ, उनकी शुगर मिल है उसमें, मतलब आईपीपी तो मैंने भी लगाया हुआ, आपने भी हो सकता है, ये जो आप सोलर लगाते हैं ये भी आईपीपी है, ये छोटे लेवल पे है, वो बड़े लेवल पे है। मकसद ये है कि किसी एक इंडिविजुअल को, मुझे उनकी असल क्रक्स नहीं पता कि उन्होंने विड्रॉ किया या नहीं किया, लेकिन ये जो प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही है, इसका बेनिफिशियरी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये आप सब और मैं हूं, क्योंकि ये जुल्म है कि आप बिलियंस ऑफ रुपीस लेके यहाँ से गायब हो गए। अच्छा बेग साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें फैसल वावड़ा साहब भी थे और मोहसिन नकवी साहब भी थे, तो आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं, ये क्या इसकी मुहर्रिक क्या था और वो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, बेसिकली वो सेंट्रिक तो यही था कि जो कल का एहतजाज है, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आप इस्लामाबाद देखें तो इस वक्त बहुत से सीडीए बहुत से काम कर रही है, तदवीन व आराइश के, और सारा सिलसिला चल रहा है। ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है काजी साहब, ये खाली एससीओ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये पूरे रीजन का एक अलायंस बन रहा है, जिसमें रशिया है, चाइना है, जिसमें ईरान है, और हमारा एक अलग से एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अमेरिकन पसंद नहीं कर रहे कि ये ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। इंटरनेशनल तौर पर जो हालात हमारे नेबर देख लीजिए, ईरान में जो उन्होंने भी ऑलमोस्ट वॉर हमारे डोर स्टेप पे आ गई हुई है।